हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस रहने वाली है और आज की वीडियो मैं एक तरीके से वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली थी कास्ट24 और स्पीनी के बारे में। उनका जो स्कैम है और किस तरीके से वो स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं कस्टमर के साथ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर थी। और कहीं ना कहीं जो मेरी ओल्ड कार थी जो कि हुंडई की एक्सेंट रहने वाली पेट्रोल में, और कहीं ना कहीं उसको सेल करने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैंने सारे प्लेटफॉर्म हैं एक्सपीरियंस किए। तो सबसे जो पहले प्लेटफॉर्म थे वो कास्ट24 था और स्पीनी था। तो कहीं ना कहीं मैंने पूरा एक्सपीरियंस है कर चुका था और कहीं ना कहीं जो फ्रॉड हुआ था मेरे साथ वो सारी चीज़ें एक तरीके से मैंने आई ओपनिंग वीडियो बनाई थी कि किसी दूसरे कस्टमर के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो, क्योंकि एक तरीके से उनके अकॉर्डिंग उन्हें जितना बोला पेमेंट में पे करता गया और 4 से 5,000 के अप्रोक्स है मैंने पे किए सिर्फ इस वजह से ऐड चलाने के लिए ताकि गाड़ी सेल हो जाए। और कहीं ना कहीं जो उनका जो एक्सपीरियंस था, किस तरीके से ये इंस्पेक्शन करते हैं और किस तरीके से आपकी गाड़ी की वैल्यू लगाते हैं, किस तरीके से बिडिंग लगाते हैं और ये रियल प्लेटफॉर्म है या नहीं है, क्योंकि ये आज के टाइम में इतने बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं कहीं ना कहीं ऐड के थ्रू, कैसे न कैसे थ्रू। लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकी जो रियलिटी है वो हर किसी को नहीं पता, सिर्फ उन्हीं को पता है जो एक्सपीरियंस कर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके जो रिव्यू है वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो इतनी हेडेक लेते नहीं है कि आपके साथ जो रिव्यू है शेयर करें। लेकिन अगर आप भी कोई ओल्ड अपनी कार, यूज्ड कार सेल करना चाहते हैं बेस्ट प्राइस के अंदर, और आप चाहते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिले और या सेकेंड हैंड कार परचेज करने जा रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहने वाला और किस तरीके से आपको अपनी ओल्ड कार, यूज्ड कार बेस्ट से बेस्ट प्राइस के अंदर आप बेच सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, सबसे पहले हमेशा की तरह, आम पब्लिक की तरह, मैंने भी कास्ट24 को है कांटेक्ट किया। और कार24 को मैंने कांटेक्ट किया भी नहीं, एक तरीके से उन्होंने कांटेक्ट किया, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी गाड़ी है OLX पे पिक्चर क्लिक करके पूरा जो भी इसका डिटेल था मैंने डाल दिया। OLX के थ्रू जो भी बायर्स रहते हैं, जो भी आफ्टर मार्केट डीलर्स रहते हैं, जो कि सेकंड हैंड कार बाय सेल करते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो कास्ट24 है उन्होंने भी मेरे से इसी तरह कांटेक्ट किया। कहीं ना कहीं उन्होंने कांटेक्ट नंबर है ले लिए OLX से, फिर उनका कॉल आया। इसी तरीके जो स्पीनी है उनका भी कांटेक्ट आया। लेकिन स्पीनी का जो हब है, ऑफिस है, आपको छोटी सिटीज़ के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए जो स्पीनी का हब था, जो सिटी है मेरी अलवर राजस्थान, वहाँ पे नहीं था अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं जयपुर है अवेलेबल था। तो सबसे पहले कास्ट24 वाला जो हब है अवेलेबल था अलवर में, तो मैंने कास्ट24 को कांटेक्ट किया। पहले उनका कॉल आया, फिर मैंने इंटरेस्ट रखा, फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, फिर मैंने उनके जो नंबर है, उनसे जो कंसल्टेंट है उनसे बात हुई, उन्होंने मेरा जो शेड्यूल है बुक करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे वो इंस्पेक्शन करने के लिए मेरी टीम आ गई। 45 मिनट्स का टाइम लिया, उन्हें पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट किया, पूरा पेंट सब कुछ है वो इंस्पेक्ट करता है। उस टाइम मेरी गाड़ी के अंदर रैप लगा हुआ था, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस के अंदर देखी होगी, येलो और जो मैट ब्लैक है उसके अंदर मैंने रैप कर रखा था और खुद से रैप किया था। तो उन्होंने पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद जो बोले कि आप इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, 700 रुपये के अप्रोक्स। उससे क्या होगा, आपको अपनी गाड़ी की अच्छी वैल्यू मिलेगी और कहीं ना कहीं आप अपनी गाड़ी की जो बिडिंग है लगते हुए दिख पाओगे मैप के थ्रू, और आप लोकेशन देख पाओगे कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं। मैंने उसी टाइम बिना कुछ सोचे समझे, सिर्फ उनकी टीम के कहने के अकॉर्डिंग मैंने वो पेमेंट डाल दिया। उसका मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिला, जीरो बेनिफिट मिला। मतलब सिर्फ उस दिन मैंने पेमेंट किया और वो एक तरीके से वो कचरे में गए पैसे। उसके बाद रिपोर्ट आई और जो मेरी गाड़ी की वैल्यू है वो आई। तो जो गाड़ी की वैल्यू जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इतनी गंदी वैल्यू उन्होंने है लगा के दी। किस बिहाफ पे लगा के दी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले वो जो भी देखते हैं, वो जो बनाते हैं, मोटिव बनाते हैं, वो आपका जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इंश्योरेंस जो वैल्यू रहती है उसके आसपास वो वैल्यू लगाते हैं और उससे ऊपर वैल्यू कम ही निकालते हैं। वो ज़्यादातर जो इंश्योरेंस वैल्यू रहती है आपकी गाड़ी की उससे कम ही वैल्यू लगाते हैं। जबकि जो इंश्योरेंस वैल्यू रहती है, कहीं भी चल जाओ, काफ़ी डीलर्स ऐसे बोलेंगे कि आपकी इंश्योरेंस तो वैल्यू काफ़ी कम है, इंश्योरेंस के अंदर देख के काफ़ी बोलेंगे ऐसे। लेकिन भाई मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ भाई, जो आपकी गाड़ी के जो इंश्योरेंस के अंदर वैल्यू लिखी होती है ना, वो आपकी गाड़ी की वैल्यू डिसाइड नहीं करती। एक तरीके से सिर्फ वो आइडिया के लिए है कि आपकी गाड़ी की वैल्यू कम से कम इतनी है इस ईयर के अंदर।
तो कभी भी अगर कोई भी आपको पागल बना रहा है कि आपकी इंश्योरेंस के वैल्यू के अंदर आपकी गाड़ी की वैल्यू इतनी है, ये वो हम इससे ज़्यादा नहीं देंगे, तो भाई पागल मत बनना। आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू आपकी गाड़ी की है वैल्यू डिसाइड नहीं करती। क्योंकि मैंने मेरी गाड़ी को इतना पैम्पर करके रखा था, अच्छे से मेंटेन करके रखा था, एक इवन जंग का भी, रस्टिंग का भी कोई मार्क्स नहीं था, कोई डेंट नहीं था, छोटा मोटा सिर्फ एक साइड में डेंट था। बाकी अंडरलाइनिंग हर जगह से मेरी गाड़ी सेफ थी, क्योंकि मैंने 90,000 किलोमीटर चलाए, वो सिर्फ खुद से चलाए और पूरा मैंने मेंटेन करके रखा। सिर्फ निकालने का सिर्फ रीज़न यही था कि कहीं ना कहीं वो है जो एवरेज है कम निकाल रही थी और काफ़ी कम चलने लग गई थी। क्योंकि जो दूसरी गाड़ी थी थार रॉक्स जो 2200 सीसी इंजन के साथ है डीजल के अंदर, भाई वो उससे ज़्यादा बड़ी एवरेज निकाल रही थी। कहीं ना कहीं हुंडे की जो एक्सेंट है, जो i20 के जो इंजन है वही आया करता था हुंडे की एक्सेंट में, ग्रांड में वो 1200 सीसी इंजन है, इतना कम माइलेज निकाल रहा था कि जो थार रॉक्स है डीजल में 2200 सीसी वो काफ़ी ज़्यादा उससे बढ़िया माइलेज निकाल रही थी। तो माइलेज एक इशू था, सिर्फ रीसेल करने का। अगर डीजल में होती तो मैं कभी भी सेल नहीं करता उसको, और कहीं ना कहीं 11 साल उसको कंप्लीट हो चुके थे। तो बाकी कोई भी नॉइज़ नहीं आती थी, कोई भी रेटलिंग नॉइज़। सिर्फ निकालने का यही रीज़न था कि फ्यूल काफ़ी कम है, निकाल के देती थी, फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी उसकी कम थी। उसके बाद जब मैंने कास्ट24 की रिपोर्ट आई, उन्होंने वैल्यू काफ़ी कम लगाई, फिर मैं स्टॉप हो गया और मैंने कोई उनको रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 4 से 5 दिन के बाद एक जो कंसल्टेंट टीम है उनका कॉल आया कि सर अगर आप अपनी गाड़ी अच्छी रेट्स में बेचना चाहते हैं तो ये ऑफर है और ऐड है, जिससे आपकी गाड़ी लाइव हो जाएगी और आपका जो ऐड है चलेगा। ये सिर्फ 2000 के अप्रोक्स है, ऐसा है। तो ऐसे मैंने 2 ऐड लिए। उसके बाद क्या होता है, जब मैंने ऐड ले लिया, ऐड के अंदर मैंने पूछा कि रिफंडेबल है या नहीं है, तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बोला कि ये रिफंडेबल है और आपका 1 मंथ बाद वापस रिफंड हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी सेल होती है तो ये उसके अंदर माइनस हो जाएंगे अमाउंट के अंदर। तो इस चीज़ से मैं डिससेटिस्फाई हुआ कि चलो ठीक है, अगर गाड़ी सेल भी नहीं होती तो मेरा अमाउंट है रिफंड हो जाएगा और मेरा ऐड है चलेगा। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग कहने के बाद मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर ऐड चलवा दिया। 20 डेज है निकल चुके थे, 25 डेज भी निकल चुके थे। उसके बाद मुझे कोई भी ऑफर है रिसीव नहीं हुआ। वो ऐड थे कस्टमर टू कस्टमर, जो कि बोलते हैं वो C2C बोलते हैं, जो कास्ट24 वाले हैं। तो ऐड का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ मुझे 25 डेज तक। फिर 25 डेज के बाद एंड जब मैं अमाउंट पे कर रहा था उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था मैंने, और पिछली वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ डाला था। उनसे जो बातचीत चल रही थी, किस तरीके से स्कैम हुआ, उनके कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कुछ मैंने वीडियो में डाल दिया था। इस वजह से मेरी जो यूट्यूब वीडियो है वो एक तरीके से रिमूव कर दी यूट्यूब ने, एक तरीके से वायलेशन स्ट्राइक लगा के कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपने गलत यूज़ किया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिखाया है और वगैरह वगैरह। क्योंकि आपको भी पता है कि आज के टाइम में कास्ट24 का काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से जो ऐड है वो चल रहा है यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं भाई छोटे जो चैनल्स होते हैं उनके सामने नहीं टिकते, और कहीं ना कहीं भाई इतनी पावर होती है उनके, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इजीली जो है कहीं ना कहीं से जैक जुगाड़ लगवा के और कहीं ना कहीं इजी तरीके से वीडियो डिलीट करवा देते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी स्कैम हो, एक्सपोज हो, पब्लिक को पता चले और उनका मार्केट गिरे। तो इस वजह से मेरी पूरी वीडियो है वो रिमूव हो गई। मैंने काफ़ी मेल भी डाला यूट्यूब को, पार्टनर को, लेकिन भाई उसका कोई मतलब निकला, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं हुई। वो वीडियो परमानेंट डिलीट हो चुकी है। हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट हो जाए। कहीं ना कहीं मेरा फर्ज है कि मैं एक तरीके से आई ओपनिंग वीडियो बना के आपको दिखाऊं कि आप इस ऐसे प्लेटफॉर्म से किस तरीके से बचो और कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू आप कहाँ से ले सकते हैं। और जो स्कैम है वो हर किसी को नहीं पता। तो भाई जब 25 डेज निकल गए तो उसके बाद मेरे को लगातार 4 से 5 है ऑफर मिले, और मैं तब जाके शॉक हुआ और मुझे तब पता चला कि ये इतना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो भाई जैसे C2C के अंदर जो मैंने ऐड चला रखे थे 4000 के, उसके अंदर मेरे को जो है कई सारे ऑफर रिसीव हुए, अच्छी प्राइस के भी रिसीव हुए। मैंने उनको सारों को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके अंदर आपको चैट का ऑप्शन भी मिलता है, और कहीं ना कहीं कस्टमर से, जो कस्टमर ने आपको ऑफर भेजा है उससे डायरेक्ट आप बात भी कर सकता है, ये उनका कहना था। तो वैसे ही मेरे पास ऑफर आए, चैट का ऑप्शन भी आया, मैंने उनसे चैट भी की भाई, लेकिन एक रिप्लाई भी नहीं आया भाई। उसके बाद जो कॉन्टेक्ट नंबर आए थे उन पे भाई मैंने हर किसी कॉन्टेक्ट नंबर पे कम से कम 5 से 10 बार कॉल किए, लेकिन भाई किसी ने नहीं उठाया। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने कॉल नहीं उठाए? अगर रियल कस्टमर होगा तो भाई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार में तो फ़ोन उठाएगा, और एक नहीं उठा रहा तो भाई 10 में से 1 तो फ़ोन उठाएगा। तो ऐसे लास्ट करके मेरे पास रिसीव हुए 8 ऑफर रिसीव हुए जब 30 डेज कंप्लीट होने वाले थे। सबके मैंने
कॉल ट्राई किया, लेकिन भाई किसी ने भी कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, ना ही रिसीव किया, और ना ही जो मैसेज था चैट का मैंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब जाके मेरे समझ में आया कि कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि जो मैसेज थे कहीं ना कहीं वो ऑफर थे वो भेजे जा रहे थे कास्ट24 के डीलर की तरफ से, जो भी उनकी टीम होती है उनकी तरफ से फेक जो ऑफर्स थे वो भेजे जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 30 डेज कंप्लीट हो गए। जो मेरी कंटिन्यूसली जो बात चल रही थी, जो कंसल्टेंट टीम थी उनसे, एक आदित्य करके नाम चाहिए, मैंने पिछली बार उनके नंबर भी डाले थे, और पूरा है जो स्क्रीनशॉट था, जो भी कि मैंने पेमेंट किया था, सब कुछ मैंने डाला था भाई, सब कुछ। लेकिन भाई अब मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा मुझे डर है, और पक्का पता है मुझे कहीं ना कहीं ये वीडियो डिलीट होगी, क्योंकि मैंने एक तरीके से उनको एक्सपोज किया था, और कहीं ना कहीं उनकी इतनी रीच होती है कि आपका छोटा मोटा जो चैनल है वो भी डिलीट करवा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी जो वीडियो है वो भी डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन भाई ट्रूथ तो ट्रूथ ही रहेगा, और मेरा काम है आपको ये सारी चीज़ें हैं उनको एक्सपोज करना। उसके बाद जब 30 डेज कंप्लीट हुए, तो जो आदित्य करके नाम से एक बंदा है, उससे बात हुई, वो बोले कि ठीक है आप नेक्स्ट डे बात करना। नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपका रिफंड है डाल रहा हूँ, और 10 मिनट के बाद मैं कॉल बैक करता हूँ, अगर ना हो तो मैं आप कॉल बैक कर लेना। उसके बाद मैंने 30 मिनट्स तक वेट किया, कोई कॉल नहीं आया। तब उसके बाद मैंने कॉल ट्राई किया, तो भाई जो 1 मंथ से कॉल सिर्फ एक कॉल के अंदर रिसीव कर रहा था, और तुरंत कॉल लग रहा था भाई उसके पर्सनल नंबर से, और जो भी टीम के नंबर होते हैं उससे, भाई अब वो नंबर स्विच ऑफ बताने लग गया। कहीं ना कहीं जो कस्टमर केयर है ये बोलने लग गया कि ये नंबर अस्थायी से रूप से बंद है, पहुंच से बाहर है, ये नंबर पे इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है, ये वो, फिर लास्ट में स्विच ऑफ बताने लग गया। और एक तरीके से उसने मेरे जो नंबर है ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे, या फिर रिमूव कर दिए थे, जो भी थे। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कॉल ट्राई किया, लेकिन भाई नहीं लगा। उसके बाद भाई मैंने काफ़ी मेल पे मेल डाले। उसके बाद जब मैंने मेल पे मेल डाल रहा था, तो व्हाट्सएप पे मेरे को नोटिफिकेशन आया, जब 7-8 ऑफर जब आने लगे थे, उस टाइम व्हाट्सएप पे जो नोटिफिकेशन आए थे वो ये आए थे कि अगर आपको 3 से ज़्यादा ऑफर रिसीव होते हैं तो वो अमाउंट आपका रिफंडेबल नहीं होगा। तो भाई कहीं ना कहीं तब जाके मेरा जो प्रूफ है पक्का हो गया कि कहीं ना कहीं भाई ये पूरा स्कैम है। क्योंकि जब मैंने पेमेंट किया था, उनसे जो टीम है उनसे पूछा था, उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला था, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी थी उनकी, और मैंने पिछली वीडियो के अंदर रिकॉर्डिंग भी डाली थी, सब चीज़ डाला था। तो यही रीज़न था कि मेरा जो वीडियो है वो डिलीट हो गया। तब जब जो टीम है जो पेमेंट मेरे से पे करवा रहे थे, जैसे जो बोलते जा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने साफ बोला कि 1 मंथ बाद आपका जो है ये रिफंड हो जाएगा। और वहाँ पे जब मैं पेमेंट कर रहा था लास्ट में, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा था रिफंडेबल। उसके अलावा कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी, कोई भी पॉलिसी मेंशन नहीं थी। जब 1 मंथ कंप्लीट हो गया और मैं मेल डाल रहा था, और उसी बीच जब 7 से 8 ऑफर मिल गए, तो उसी बीच व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है कि 3 से ज़्यादा अगर आपके पास ऑफर आ गए तो आपका अमाउंट है रिफंड नहीं होगा। तो भाई एक तरीके से तब मेरा प्रूफ है वो पक्का हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पॉलिसी नहीं थी। लेकिन अब ये पॉलिसी कैसे निकल के आ रही है? अगर ये पॉलिसी है तो पहले बताना चाहिए, तो मैं आपको पे ही नहीं करता, और ये सारी चीज़ें हैं मैं लेता ही नहीं। उसके बाद उसके बाद मैंने ट्वीट किया, मेल डाला, भाई कोई रेस्पॉन्स नहीं निकला। उसके बाद जो भाई मैंने गूगल पे से काफ़ी जगह ट्राई किया, ट्वीट पे ट्वीट किए। उसके बाद उनकी जो मेल जो उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे आगे तक मैंने मेल डाले, कम से कम अप्रॉक्स 15 मेल्स हैं मैं डाल चुका था। उसके बाद एक मेल का रिप्लाई आया, उसके अंदर सिर्फ 2000 रुपीज़ है वो रिफंड आए। और उन्होंने बोला कि जब मैंने उनको बोला कि मैं ये वीडियो आपका जो भी पूरा स्कैम है पूरा यूट्यूब पे डालूंगा, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करने लगे कि सर ऐसा बिल्कुल भी मत करना, सॉरी वगैरह बोलने लगे, ये वगैरह। तो मैंने उनके कहने के बाद भी लेकिन वो वीडियो डाल दी, पूरी इनकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ डाल दी। तो नतीजा क्या निकला, वो मेरी वीडियो है डिलीट हो गई। अब बात करते हैं ये किस तरीके से स्कैम करता है। तो भाई सबसे पहले अगर आप अपनी गाड़ी सेल करने जा रहे हो कास्ट24 स्पिनी, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा भाई ये दोनों प्लेटफॉर्म पे कभी भी भूल के भी ना ही तो अपनी ओल्ड कार है सेल करना, ना ही ओल्ड कार परचेस करना। भाई जब मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी, भाई इतने लोगों का कमेंट आया था जो लोग भाई
इस चीज़ से फेस कर चुके हैं और इस चीज़ से निकल चुके हैं और उनके साथ बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं। भाई लोगों का कमेंट आया, भाई मैंने सेकंड हैंड कार परचेस करी थी, उन्होंने मेरे को ये वारंटी दी थी और जब मैं वापस उनके पास गया सिर्फ 10 दिन के अंदर उनके अंदर ये गियर बॉक्स के अंदर इशू आने लग गया, ये इशू आने लग गया। उसके बाद उन्होंने डिनाई कर दिया, ये कर दिया। का ये कमेंट था कि मैं अपनी गाड़ी सेल करने गया और ऐसे में जो उनकी बिडिंग लगती है उन्होंने ये प्राइस दिया, इतना गंदा प्राइस दिया वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के कंसर्न थे जो बिल्कुल जेन्युइन थे और वो भी इस चीज़ से निकल चुके थे। बाकी सिर्फ वो शेयर नहीं किया और काफ़ी लोगों को इन चीज़ों से पता नहीं और वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं और उनके साथ ऐसा स्कैम हो जाता है। तो सबसे पहले भूल के भी अपनी गाड़ी जो Cars24 है स्पिनी पे इन पे बिल्कुल भी सेल मत करना, ना ही सेकेंड हैंड कार परचेज करना। यहाँ से भाई एक तरीके से ये चोर हैं, इतना बड़े स्कैमर हैं। Cars24 वाले क्या करेंगे, अगर आप Cars24 और स्पिनी पे गाड़ी सेल कर रहे हैं तो सिर्फ वही सेल करें जिनको अपनी गाड़ी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है और अपनी गाड़ी की जो एक तरीके से कचरे के भाव में निकालना चाहते हैं और बिल्कुल इंस्टेंटली निकालना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक तरीके से फटाफट 1-2 दिन के अंदर अपनी गाड़ी निकालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि फटाफट से जो गाड़ी का पेमेंट है उनके अकाउंट में आ जाए। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू लगे या ना लगे और वो नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेडेक ले। तो वो लोग अपनी गाड़ियाँ इस प्लेटफॉर्म दोनों प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हैं। अदरवाइज जिनको बेस्ट वैल्यू चाहिए, गाड़ी से अटैचमेंट है, गाड़ी की अच्छी वैल्यू में बेचना चाहते हैं, जो गाड़ी की वैल्यू डिजर्व करती है, तो भाई इन प्लेटफॉर्म में बिल्कुल ना बेचे। सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको अपनी गाड़ी सेल करनी है बेस्ट प्राइस के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गाड़ी का इंश्योरेंस है उसको उठा के देखना पड़ेगा। उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो गाड़ी की वैल्यू है क्या है। तो वो वैल्यू आपकी गाड़ी की वैल्यू डिसाइड नहीं करती, लेकिन फिर भी एक तरीके से किसी हद तक आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो एक Cars24 है, स्पिनी है, इनके ऊपर जाना है सिर्फ वैल्यू ट्राई करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म कभी वैल्यू नहीं देते, बिल्कुल कचरा वैल्यू देते हैं। फिर भी आपको क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो ऐसे में Cars24 पे इन पे आप इंस्पेक्शन करवा सकते हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसके बाद लेकिन मैं ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि भाई गलती से भी जब इंस्पेक्शन करवाओ Cars24 और स्पिनी पे, तो जैसे ही वो किसी भी अमाउंट के लिए बोले, कोई भी अमाउंट पे करने के लिए बोले कि आपकी गाड़ी इतनी रेट में निकल जाएगी, ये वो सब, तो भाई उनके झांसे में बिल्कुल भी मत आना। सिर्फ आपको इंस्पेक्शन करवाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, बस जो रिपोर्ट है वो ले लेनी है। एंड भाई जो स्पिनी वाला है वो इतने स्कैमर हैं भाई, अगर आप जो गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा उसकी रिपोर्ट भी अगर आप मांगोगे तो भाई वो रिपोर्ट भी एक तरीके से पेड होगी, मतलब 1000-2000 का अप्रोक्स है, आपसे वो चार्ज कर लेंगे। सेम ऐसे ही Cars24 वाले भी, Cars24 के अंदर क्या है, AI आ चुका है। तो ऐसे में जैसे आपकी गाड़ी पे कोई डेंट पड़ा हुआ है, स्क्रैच पड़ा हुआ है, उसकी फोटो लेंगे तो AI एक तरीके से उसको ज़्यादा दिखा देगा। वहीं पे इंजन कंपार्टमेंट में फोटो लेगा तो कहीं भी थोड़ा सा ऑयल वगैरह दिख रहा होगा, अगर आपकी गाड़ी अभी सर्विस पे होके आई है तो उसको वो लीकेज दिखाएगा। तो ऐसे में आपकी गाड़ी की कई सारी जो रिपोर्ट्स है आती हैं, एक तो वो पेड होंगी, जब आप पैसे पे करोगे तभी आपको रिपोर्ट देंगे। दूसरा, आपकी गाड़ी के अंदर आपकी साइड से इतने सारे फॉल्ट निकाल देंगे, आप सोचोगे कि यार फर्स्ट्रेट हो जाओगे कि यार इतने सारे फॉल्ट है, तो इससे अच्छा है कि मैं मेरी गाड़ी निकाल ही देता हूँ, जबकि ये वो सारे फॉल्ट आपकी गाड़ी में है ही नहीं। अगर आपको नॉलेज है, आपको एक्सपीरियंस है कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या फॉल्ट है, तो ऐसे स्कैम करता हूँ। और आपको बिल्कुल भी 1 रुपए का भी पे नहीं करना, ना ही तो स्पिनी पे ना ही Cars24 पे, तो वहां पे भी आपको वैल्यू पता लग जाएगी। अब बात करते हैं कि आपकी गाड़ी की सबसे बेस्ट वैल्यू कौन लगेगी। सबसे पहले कोई रिलेटिव हो, कोई नेबर हो, वहां पे भी आप ट्राई करें, आपको थोड़ा बहुत हाथ पैर है मारना पड़ेगा ही बेस्ट वैल्यू के लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपके नियर बाई जो आफ्टर मार्केट डीलर्स होते हैं जो कि सेकंड हैंड कार है बाय सेल करते हैं, उसके बाद क्या करना है, आपको जो आफ्टर मार्केट काफ़ी सारे जो डीलर्स होते हैं जो कि ओल्ड कार को सेल बाय करते हैं, वहाँ पे जाके आपको अपनी कार दिखानी है। वहाँ से आपको अपनी गाड़ी का जो रेट है वो आइडिया मिल जाएगा। और एक पे नहीं दिखाना, जितने भी कोशिश हो सके, जितने भी डीलर्स हैं आपके नियर बाई सिटी के अंदर, वहाँ पे आपको दिखाना है। कहीं ना कहीं एक डीलर आपको अपनी गाड़ी की ऐसी रेट देगा कि आप शॉक हो जाओगे, बेस्ट से बेस्ट है प्राइस आपको मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ मैंने किया, काफ़ी डीलर्स पे भी हाथ पैर मारे। जो अगर आपको ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, किसी दूसरी कंपनी की लेनी है, तो उसके अंदर भी एक्सचेंज है, लगवा सकते हो, वहाँ पे भी आपको एक्सचेंज बोनस मिल जाता है, तो वहाँ पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और जो जिस कंपनी की गाड़ी है वहाँ पे भी आपको एक तरीके से झूठ में जाना है कि मेरे को दूसरी गाड़ी परचेस करनी है, तो क्या इसकी रीसेल वैल्यू लगेगी, तो ये सारी जगह से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। लास्ट जब सारी जगह से आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद जब आप ट्राई करोगे तो बेस्ट जो प्राइस है
आपका ऑफर करेगा कोई भी डीलर, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी है सेल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही मैंने किया, जो आफ्टर मार्केट डीलर्स थे सारे प्लेटफॉर्म मैंने छान मारे। उसके बाद यहाँ तक कि मैं किसी काम से जयपुर गया था, तो स्पीनी का हवा है वो जयपुर के अंदर है, भागरोडा, वहाँ पे भी मैंने इंस्पेक्शन करवाया। तो मेरी गाड़ी नॉन एक्सीडेंटल थी, मुझे पता है मेरी गाड़ी को मैंने कितने प्यार से रखा है और किस तरीके से मेरी गाड़ी कंडीशन है। लेकिन भाई वो सारा चेक करने के बाद फिर वो ही सर, और इस तरीके से आपको एक तरीके से फर्स्ट्रेट करेंगे कि सर आप कंटिन्यू रहिए, आपकी बिडिंग लगा रही है गाड़ी की और आपकी गाड़ी की वैल्यू ये आई है। फिर आप बोलोगे कि मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करता, मैं तो इससे ज़्यादा करता हूँ, मेरी इंश्योरेंस वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो ओके ठीक है सर, फिर तुरंत वो उस चीज़ पे चले जाएंगे, उस लेवल पे जाके ठीक है सर हम इतना देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी की वो वैल्यू कम ही लगाएंगे जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर दोबारा ऐसे मतलब 7-8 दिन चलता रहेगा, वो स्पीनी वाले आपको बार बार कॉल करेंगे, सर आप दिन बने रहिए, आपकी गाड़ी है बिडिंग चालू है और आपकी गाड़ी की वैल्यू ये लगी है, ये लगी है। ऐसे काफ़ी दिन तक आपको एक तरीके से फर्स्ट्रेट करेंगे। फिर आप सोचोगे कि यार गाड़ी की वैल्यू इतनी कम लग गई, तो मैं इससे बढ़िया सेल ही कर देता हूँ उनके प्लेटफॉर्म में। तो आप हेडेक लेना नहीं चाहते हैं और ऐसे में आप फर्स्ट्रेट होकर उन्हीं प्लेटफॉर्म में अपनी गाड़ी कचरे के बाबत दे देते हैं। तो भाई मैंने इस सारे प्लेटफॉर्म में छान मारे और इस तरीके से हाथ पैर मारा थोड़ा सा। उसके बाद मेरी गाड़ी है भाई बेस्ट से बेस्ट प्राइस के अंदर है, चली गई। और कहीं ना कहीं जो कास्ट 24 और स्पिनी वाले हैं भाई, आपने कितने भी मोड करवा रखे हो, कितने भी पैसे के मोड करवा रखे हो, लेकिन भाई वो इनकी वैल्यू नहीं लगाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी एक्स्ट्रा मोड करवा रखे हैं उनको आप रिमूव कर लें, ताकि आप उनको आफ्टर मार्केट OLX पे बेच सकते हैं या फिर कोई भी आपका फ्रेंड सर्कल के अंदर है उनको दे सकते हो अच्छे प्राइस के अंदर। तो कहीं ना कहीं मैंने एलोइज है उनकी वैल्यू नहीं लगा रहा था, कास्ट 24 स्पिनी और आफ्टर मार्केट लोग भी, तो इसलिए मैंने जो एलोई है वो भी निकाल लिया। और कई सारी चीज़ें थी जैसे कि स्पॉइलर और म्यूजिक सिस्टम, जो मैंने अच्छा खासा 40-50 हज़ार का म्यूजिक सिस्टम लगा रखा था, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर से रिमूव कर दी। और उसके बाद भी बिना इन एसेसरीज के भी मेरी गाड़ी की अच्छी वैल्यू लग गई है और जो गाड़ी है जा चुकी है जितना मेरे को वैल्यू चाहिए था। तो भाई इस तरीके से आपको अपनी गाड़ी है सेल करनी है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिले। बाकी भाई गलती से भी कास्ट 24 स्पिनी पे इन पे गलती से भी अपनी ओल्ड कार यूज कार भाई सेल मत करना। अगर आपको कचरे के भाव सेल करना है और कोई माथा फोड़ी नहीं करनी, तो ऐसे में आप इनके ऊपर जा सकते हो। बाकी यही रिकमेंड करूंगा मैं कि कभी भी गलती से ना तो इनके प्लेटफॉर्म पे कार सेल करनी है, ना ही बाई करनी है। भाई बहुत बड़े स्कैमर, और गलती से भी आपको 1 रुपया भी इनको पे नहीं करना। एंड जो कास्ट 24 एंड जो स्पिनी वाले होते हैं वो क्या करता है, आपकी कार चीप प्राइस के अंदर बाय करके किसी दूसरे कस्टमर को काफ़ी मार्जिन के अंदर सेल कर देते हैं। अप्रोक्स 1 से 1.5 लाख इतना मार्जिन लेके वो चलते हैं। काफ़ी लोगों का पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था कि वो सभी मार्जिन कमाने की पर्पस से बैठे हैं। भाई ये चीज़ ठीक है कि मार्जिन कमाने के पर्पस से बैठे हैं, हर कोई प्रॉफिट के लिए ही बैठा है, लेकिन भाई इतना मार्जिन नहीं होता कि आपसे चीप प्राइस के अंदर गाड़ी लेने के लिए आपको फोर्स करते हैं और वही गाड़ी किसी दूसरे कस्टमर को 1 से 1.5 लाख कम से कम मार्जिन के अंदर बेच देते हैं। 1 लाख तो उनका नॉर्मल मार्जिन होता है, उसके बाद वो 1.5 से 2 लाख है इनका चलता है। बाकी मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं कास्ट 24 के ऊपर जब फर्स्ट टाइम गया था, तो जब इंस्पेक्शन हुआ था तो वापस मैंने रैप हटा के ताकि अच्छे से वैल्यू लगे, तो मैंने रैप है पूरा रिमूव कर दिया था गाड़ी पे। और उन्होंने कास्ट 24 टीम ने ये मेरे को सजेस्ट किया था कि कहीं ना कहीं आप रैप रिमूव करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो ओरिजिनल पेंट दिखेगा तो कहीं ना कहीं वैल्यू आपकी अच्छी लग जाए। तो इसी पर्पज़ से मैं गया था उनके हब के ऊपर। तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक वैसे ही जब मैं ऐसे ही जब दिखाने गया था तो मैं वहाँ पे वॉक अराउंड कर रहा था कि कोई डीजल के अंदर इनके पास गाड़ी अवेलेबल है नहीं है। तो जो मेरी चॉइस लिस्ट में थी, जो मेरे को फेवरेट है, जैसे कि मंड्रेडा में डिज़ायर आया करती थी जो 1.2 लीटर डीजल इंजन के साथ आया करती थी, वहीं पे जो 1.6 डीजल इंजन के साथ आया करती थी वरना, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन पता नहीं कंपनी ने क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया। अगर चाहे तो हुंडई जो क्रेटा और जो वेन्यू के अंदर जो इंजन दे रहे हैं डीजल का, वो वरना के अंदर भी दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो वरना का ये वाला लुक है मुझे अभी तक मेरे माइंड में सेट नहीं हुआ। ये वाली सीरीज चल रही है 2026 के अंदर, 2025 के अंदर, ये मॉडल मेरे अभी तक माइंड के अंदर सेट नहीं हुआ। इसका डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बाकी लेंथ वाइज इंटीरियर वाइज काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक्सटीरियर मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो जैसे ही मैंने एक वरना पसंद करी तो वो वरना कि मेरे किसी फ्रेंड की थी, तो मैं शौक हो गया और मैंने उसका प्राइस पूछा उनसे, कास्ट 24 वालों से। तो उन्होंने मेरे को बताया प्राइस 7 लाख का अप्रॉक्स। तो कास्ट 24 वालों ने मुझे जो उसका प्राइस बताया 7 लाख के अप्रॉक्स बताया और वारंटी वगैरह बताई।
तो उसी बीच मैंने जो जिस फ्रेंड की गाड़ी थी मैंने उससे कॉल करके पूछा कि क्या इशू हो गया था कि गाड़ी तूने कास्ट 24 पे सेल करी, ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं और क्या वैल्यू लगाई। तो उसने एक चीज़ बताई कि मेरी गाड़ी थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गई थी और मैंने इस तरीके से इसको रिपेयर करवाया कि हर कोई मैकेनिक अच्छे से अगर जज करे डीपली जाके तभी वो पकड़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं पकड़ सकता। इतनी शार्प तरीके से मैंने इसको है वापस से रिपेयर करवाई है, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो गया था उसका। बाकी इंजन के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो जब मैंने पूछा कितने के अंदर सेल करी, उसने बोला कि मैंने 4,50,000 के अंदर है सेल कर दी थी। तो भाई मैं शॉक हो गया कि उसने 2 दिन पहले सेल करी और कास्ट 24 पे जब मैंने पूछा उसका प्राइस तो भाई 7 लाख बता रहे थे। और लास्ट में मैंने उनसे पूछा कि भैया लास्ट नेगोशिएट करके कितना हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि लास्ट 15,000 है वो लेस किए, उसके बाद वो उन्हें डिनाई कर दिया साफ कि इससे कम नहीं होगा। तो भाई इससे पता कर सकते हो कितना मार्जिन है लेके चलते हैं और किस तरीके से आपसे चीप प्राइस के अंदर आप ये गाड़ी लेके दूसरे किसी कस्टमर को हाई प्राइस के अंदर बेच देते हैं। तो भाई मार्जिन कमाना है, प्रॉफिट के लिए बैठा है, हर कोई पता है कि प्रॉफिट के लिए बैठा है। तो भाई 50,000, 20,000, 30,000, 1 लाख काफ़ी सफिशियंट है, 1 लाख भी काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन भाई तुम 1.5 लाख 2 लाख एक गाड़ी पे कमा रहे हो, तो भाई ये कोई वर्थ इट नहीं है। तो इस तरीके से ये कास्ट 24 स्पेनी वाले आपसे पागल बनाते हैं, आपसे चीप प्राइस के अंदर आपकी गाड़ी ले लेते हैं और हायर प्राइस के अंदर दूसरे किसी कस्टमर को बेच देते हैं। यहाँ तक एक जब मैं गाड़ी सेल करने गया, मेरी फर्स्ट ओनर गाड़ी थी, अनटच गाड़ी थी और कहीं भी स्क्रैच कोई रस्टिंग का वो नहीं था स्पॉट। उसके बाद मैंने एक डिज़ायर जो कि मंदे टाइम की नहीं थी, जो अभी फ़िलहाल जो रिसेंटली जो बंद हुआ है मारुति का जो डीजल इंजन बंद हुआ था, उस डिज़ायर का जो मैंने प्राइस है पूछा, ये सब मैं सुन के शॉक हो गया क्योंकि वो सबसे पहले 3rd ओनर गाड़ी थी। मतलब वो मेरे पास जाती तो 4th ओनर बन जाती वो डिज़ायर, और वो 65,000 किलोमीटर ड्रीवन थी। तो भाई इसी से ही आइडिया लग जाता है कि 3rd ओनर है, हो चुका है पहले से, अब मैं उसको बाय करने जाऊंगा तो 4th ओनर मैं बन जाऊंगा। तो भाई गाड़ी की क्या कंडीशन होगी, कितने हाथों में चली होगी। जबकि मेरी गाड़ी फर्स्ट सिंगल हैंड थी, अनटच थी, मैंने ड्राइव की थी। तो अब तक की सिर्फ एक बार सिंगल क्लिच प्लेट है वो चेंज हुई थी, बाकी सस्पेंशन काम उसके अंदर कोई काम नहीं मांग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया क्योंकि उस टाइम ये प्लानिंग नहीं थी कि इसको सेल करना, ये करना है वाला, क्योंकि मेरे को पता था कि इसको लंबे टाइम तक रखना है, पूरी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे टाइम जो होता है गाड़ी निकालने का वो 10 साल या 11 साल के आसपास होता है। 10 साल के अंदर होते होते आपकी गाड़ी अगर आपको सेल करने का प्लान है तो सेल कर देना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी गाड़ी को 11-12 साल हो गए हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उसकी पूरी वैल्यू निकालो गाड़ी की, क्योंकि वो ऐसा टाइम पीरियड होता है उस टाइम में आपकी ना ही तो गाड़ी की वैल्यू अच्छी मिल पाती है और ना ही आप ठीक से उस गाड़ी की वैल्यू निकाल पाते हो। तो 10 साल सफिशिएंट होता है, 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप चाहो तो बेच सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपका बेचने का प्लान नहीं है तो उसकी पूरी वैल्यू है आप यूज़ करें। बाकी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 10 साल का जो ब्रैकेट है उसके अंदर ही अपनी गाड़ी निकाल दे, अगर निकालने का प्लान हो, न्यू गाड़ी लेने का प्लान हो। बाकी 10 साल से क्रॉस ना होने दे, क्योंकि ऐसे में आप अच्छे से वैल्यू भी नहीं निकाल पाओगे, कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी की वैल्यू है काफ़ी कम लगेगी। तो ऐसे में काफ़ी जो माइंड के अंदर में थे वो मुझे पता लगे और कहीं ना कहीं जो स्कैम थे और कहीं ना कहीं किस तरीके से एक तरीके से चीप प्राइस के अंदर कार्स लेके हायर प्राइस के अंदर बेचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे जो पता लगी तो कहीं ना कहीं मुझे डिसअपॉइंटिंग फील हुआ कि ये प्लेटफॉर्म बेस्ट प्राइस देने वाली नहीं है। चीज़ अगर किसी आफ्टर मार्केट किसी डीलर के पास भी सेल करने जाओगे तो भी वो मार्जिन लेगा, अच्छा खासा मार्जिन लेगा, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको अपनी गाड़ी की जो सेटिस्फेक्शन जो वैल्यू है वो मिल जाएगी और उस वैल्यू से उस वैल्यू के बाद ही जो कार डीलर है वो कमाएगा। लेकिन उनके अंदर इतना मार्जिन नहीं होता, उनके अंदर सिर्फ मार्जिन होता है 40 से 50 हज़ार लास्ट टू लास्ट खींच के, बाकी वहाँ पे आपको बेस्ट वैल्यू मिल जाती है। तो भाई मैं ये रिकमेंड करूँगा कि गलती से भी इन प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी सेल मत करना अगर आपको अपनी गाड़ी की बेस्ट प्राइस चाहिए और बेस्ट वैल्यू चाहिए। मैं कहूँगा कि गलती से भी जो दोनों प्लेटफॉर्म है कास्ट 24 और एनएसपी इनके ऊपर गलती से अपनी कार सेल मत करना अगर आपको अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू चाहिए तो भाई ये थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि असल में ऑटोमेटेड वीडियो टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।